रीड करें जी क्वेश्चन 33, फिर करेंगे क्लास 12 लेना है। लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। गुड्स हैं सर 20,000 के, रेट डिस्काउंट 10% है, मतलब ये 2,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अल्टीमेटली जो हमने गुड्स बेचे वो 18,000 में बेचे। उसके बाद CGST और SGST भी है 9%। और 5% का जो है वो कैश डिस्काउंट है। He paid the amount immediately, तो मिस्टर राम ने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी, तो राम हमारे डेटर जो है नहीं हुए। द आउटपुट CGST बिल, क्वेश्चन ने पूछा है कि आउटपुट CGST का अमाउंट बताएं। रेट डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर सारे GST अप्लाई किए जाते हैं। 18,000 का 9% निकालना है, वही हमारा आंसर। पहला ऑप्शन 1620। कैलकुलेशन नोट करेंगे और चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम आ सकता है लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बदल सकती है, कुछ और मांगा हो सकता है कुछ और मांगा हो। इसी में से और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी? इस सवाल का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कैश बुक। एक आंसर कैश बुक आया है, और कोई आंसर? सेल बुक। सेल बुक आंसर आया है, और कोई आंसर? कैश बुक। मिक्स, दो के सेल्स बुक, दो के कैश बुक, और कोई आंसर? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर तीसरा आंसर, और कोई आंसर? चलिए जी, कैश बुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में सर कैश रिसीव हो रहा है, हमें हमने सामान बेचा और हैंड टू हैंड पेमेंट आगे क्वेश्चन में क्लियरली ये बात लिखी हुई है, जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या बैंक इन्वॉल्व हो वो कैश बुक के अंदर आता है। अगर इसमें हमने उधार में बेचा होता तो कहाँ आता? तो सेल्स बुक में आता। अगर गुड्स के अलावा कुछ और बेचा होता और उधार में बेचा होता तो आता जर्नल प्रॉपर में। ध्यान रहेगा जी। दूसरा सवाल बताइए जी, एक्चुअल में कैश कितना रिसीव हुआ? 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आप लोगों को, खुद कैलकुलेट करें और फिर बताएं। ₹18,000 में आप CGST ऐड करेंगे और फिर SGST ऐड करेंगे 1620। दोनों वाला टेस्ट में वाला ऐड होगा कितना है जी? 2140। तो हमने अपने कस्टमर को ये बोला, देखिए जी 20,000 का सामान था, आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, सामान 18,000 रुपए का पड़ा, GST आपको देना ही देना है, तो आपको टोटल इतने रुपए देने हैं जी, पैसे लाओ। उसने कहा जी मैं तो उधार लेने के लिए आया हूँ, पैसे दूंगा 2-3 महीने बाद। हमें पैसों की नीड ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप अभी पैसे दे दोगे तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना हुआ ये? देखो उतना ही आ रहा है। तो क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि उसने पेमेंट इमीडिएटली दे दी, तो मतलब हमने भी कैश डिस्काउंट पक्की बात है दे दिया होगा।
अब एक्चुअल में कितना पैसा मिला होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आया आंसर? 017। तो एक्चुअल में कितना कैश रिसीव हुआ है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। जीएसटी टोटल कितना है ये पूछ सकता है। क्वेश्चन कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है ये पूछ सकता है। तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप। नोट करने के बाद एक आखिरी काम करना है आपको, इसकी जर्नल एंट्री करके बतानी है। नोट करें पहले, फिर ट्राई करें, चेक कराएं। अमाउंट पे बाद में चर्चा करना है कि पहले एंट्री पे चर्चा करते हैं। हमने सामान बेचा है तो हमारे पास कैश आ रहा, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमें मिल रहा है या डिस्काउंट हम दे रहे हैं? डिस्काउंट हम दे रहे हैं सर, सेलर हमेशा डिस्काउंट देता, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सामान बेच रहे हैं सर हम, सेल्स रेवेन्यू हो गया। राम का नाम नहीं आना क्योंकि हमने सामान बेचा और पैसे हैंड टू हैंड मिल गए, उधार का काम ही नहीं है। नाम तभी आता है जब उधार हो। सेल रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। सभी ने जीएसटी लिखा हुआ, इनपुट आउटपुट कौन लिखेगा? सेल करें तो आउटपुट और परचेज करें तो इनपुट। सेल कर रहे हैं जी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दोनों लिखे जाएंगे। हम आप पे चर्चा करते हैं जी। पहले 20,000 में हमने सामान बेचा, 10% का डिस्काउंट, तो मतलब हमने सामान बेचा 18,000 में। ध्यान रहे परचेज और सेल के सामने जो अमाउंट आता है वो जस्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आता है। क्या परचेज की एंट्री कर रहे हो चाहे सेल की एंट्री कर रहे हो, जस्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है वही आता है सेल्स की या परचेज के सामने। जीएसटी का अमाउंट सर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 1620 रुपए। डिस्काउंट का अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जी, 1062। एक्चुअल में कैश कितना रिसीव होगा ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जी, 10178। ध्यान रहे एंट्री के अंदर जो डिस्काउंट आता है वो सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन में आता है, एंट्री में नहीं। सर इनका सीक्वेंस वाइज भी लिखना पड़ेगा कि ये पहले सेल्स लिख दी कि पहले जीएसटी लिख दी? ये डेबिट साइड की दो आइटम है, ये पहले लिखी जाएंगी। इन दो में चाहे आप डिस्काउंट पहले लिख दो या कैश पहले लिख दो, या आपकी इच्छा। ये तीन आइटम क्रेडिट साइड की हैं, डेबिट के बाद ही लिखी जाएंगी। इन तीनों में चाहे आप ये पहले लिखो या ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, या आपकी इच्छा। जर्नल एंट्रीज में कोई सीक्वेंस नहीं होता कि डेबिट में कौन सी आइटम पहले, क्रेडिट में कौन सी आइटम पहले, लेकिन ये सीक्वेंस है कि डेबिट वाली आइटम पहले आएगी और क्रेडिट वाली आइटम बाद। अभी देखो स्कूल का पेपर है, सोच के चलो कि आपका पेपर आया हुआ है, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, इस चैप्टर के नहीं कर पा रहे, मतलब वो चैप्टर वीक है, सर घर जाएगा चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से। डेली के चैप्टर भी पकड़ोगे इस तरीके से तो आपका पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सीक्वेंस भी यही होना चाहिए रिवीजन का, जो टॉपिक वीक है पहले वो रिवाइज हो। इन्हीं के सारे चैप्टर रिवाइज करने बैठ गए हम स्टार्टिंग से। और हर क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन निकालने हैं। 55 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, और 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन रेडी करने हैं इस पेपर में से। इसे नोट कर लिया हो, अगला क्वेश्चन रीड करें। डाउट पूछ सकते हैं।
सर सी को हिंदी में क्या कहेंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी। दोस्त अभी तक जो पढ़ाया नहीं उसमें से नहीं पूछे, कितना पढ़ाया है उसमें से पूछो। 33 क्वेश्चन 34 पढ़ाया नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? कि हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है हम उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये फैसिलिटी हमें पहले से ही अवेल करनी होगी तभी कर सकते हैं। अगर हमने पहले से फैसिलिटी नहीं ले रखी तो नहीं अवेल कर सकते। एक बार ऐसा भी होता है कि किसी बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है और उससे मैंने ओडी ले रखी, बैंक ओडी ले रखी। जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है, आईसीआई बैंक में करंट अकाउंट है और बजाज फिनसर्व इसके अंदर मेरी बैंक ओडी है। इसमें मेरा अकाउंट नहीं है, सेविंग करंट कोई नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है। इससे मैंने बैंक ओडी ले रखी है कि जब भी मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यहाँ विड्रॉ अमाउंट की रिक्वेस्ट डालता हूँ, सीधा अकाउंट मेरे आईसीआईसीआई वाले अकाउंट में आ जाता है पैसा और मेरे पास फंड्स कहीं से आ जाते हैं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं बजाज फाइनेंस की ओडी में पैसा डाल देता हूँ, मेरा लोन कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। हर महीने इंटरेस्ट जो है उस आईसीआईसीआई अकाउंट से कटता है इस लोन का। ठीक है, तो बजाज तो ओडी ये चीज़ होती है सर, क्योंकि ओडी जैसे ही पैसा आए तुरंत पे कर देते हैं और जब पैसा रिक्वायरमेंट होता है तुरंत निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की ये लोन है जो विद इन 12 मंथ्स पे होता रहता है, एक महीने में कई बार पे होता है। तो पहला ऑप्शन है सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे लिख लीजिए अप टू 12 मंथ्स, उसका लिख लीजिए अप टू 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते ही इसको हैं जो 12 महीने तक की होती है। इसमें ऑब्लिक करके लिख लीजिए करंट लायबिलिटी, इसी का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलो, या हो सकता है एग्जाम में आपके जो ऑप्शन आए उसमें करंट लायबिलिटी लिखा हो, करंट लायबिलिटी बोलो या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलो, एक ही बात। तो जो अप टू 12 मंथ पे हो जाती है उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है क्योंकि वो महीने में तो एक साल में कई बार पे होती है। बी ऑप्शन सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आगे लिख ले मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के सामने मोर देन 12 मंथ्स। इसी का एक और नाम भी है, नाम ध्यान है किसी को? हाँ जी लिखिए ऑब्लिक करके, नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म वाली करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाली नॉन करंट लायबिलिटी। तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं जी आप नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये नाम भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 2 में सारी टर्म्स डिस्कस हो चुकी हैं। तो जो 12 महीने के बाद कंफर्म्ड 12 महीने के बाद पे करनी है ऐसी लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया हुआ है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कंपनीज में पढ़ेंगे डिबेंचर इशू करते हैं, मतलब पब्लिक से लोन लेते हैं, वो भी लंबे टाइम के लिए होता है, 5, 10 साल, 20 साल, 15 साल। सी ऑप्शन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझते हैं पहले, उसके बाद नोटिंग करेंगे। पेमेंट अननोन, पेमेंट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, पेमेंट करनी है कि यहाँ पे अमाउंट की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पेमेंट करनी है कि नहीं कर रहा है इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट करनी है या नहीं करनी ये किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, ऐसी लायबिलिटी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट करनी है। तो जनरली जितनी भी लायबिलिटी हमने आज तक पढ़ी है उसकी पेमेंट हमें पता है कंफर्म्ड करनी, जैसे कि गुड्स उधार खरीदे क्रेडिटर से, पेमेंट करनी है आज नहीं तो 2 महीने बाद। जैसे कि बैंक से लोन लिया हुआ तो पे करना है आज नहीं तो 4, 5 साल, 10 साल बाद।
आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय की देनी है, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद। इन जनरल तुमने लायबिलिटी पढ़ी है, उसकी पेमेंट कंफर्म करनी होती है। डेट नहीं पता होती लेकिन पेमेंट करनी ही कंफर्म पता होता। लेकिन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट करनी भी है या नहीं यही नहीं पता। जैसे कि सर हमारी कंपनी पर कोई केस कर रखा है किसी कस्टमर ने, और अगर वो केस हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे, ये जीत गए तो नहीं देने पड़ेंगे। हमने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, एम्प्लॉय एक्ट के हिसाब से हमें जॉब से निकालने के लिए एम्प्लॉय को कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते हम। तो उसने हमारी कंपनी पर केस कर दिया एम्प्लॉय ने, और केस चल रहा है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि नहीं बड़ा रीजन ही है इसको जॉब से निकालने का, वो प्रूव करेगा नहीं छोटा रीजन है, इनको नहीं निकालना चाहिए था। अगर केस हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे, जीत गए तो नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी पेमेंट है जिसमें पेमेंट कंफर्म नहीं है कि करनी है कि नहीं करनी। हमारी कंपनी ने गारंटी दे दी, गारंटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसको लोन वगैरह नहीं मिल रहा और आपकी सपोज प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी खासी हैं, तो आप बैंक को गारंटी देते हो कि जिसको लोन दे दो, ये नहीं दे पाया तो हम दे दें। तो जब तक वो लोन नहीं चुका देता आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। उसने पैसे दे दिए तो आपको नहीं देने, उसने पैसे नहीं दिए तो आपको देने। तो जिसकी पेमेंट कंफर्म नहीं है ऐसी लायबिलिटी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं, और इसकी एंट्री भी नहीं होती। Contingent liability is not recorded, क्योंकि सर पता ही नहीं पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, इसलिए इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते कहीं। shown as footnote in final account। जैसे हमारे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड होती है, ऐसे हमारे अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट होते हैं, उस वाले के एंड में बनाए जाते हैं, जिसे ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट कहते हैं। तो उसके नीचे लैंग्वेज में एज अ लैंग्वेज लिखा जाता है कि कंपनी पे ऐसे ऐसे केस चल रहा है, इतने इतने करोड़ रुपए का है, केस हार गए तो इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, उसी एज अ लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसकी कोई जर्नल एंट्री, कोई लेजर पोस्टिंग, कोई ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं आता। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की तो एंट्री होती है सर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं। नोट कर लेंगे इसके बारे में, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या चीज होती है। थर्टी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, ये ऑप्शन आंसर है इसका। 35 पर आ गए हम। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट के बेस कौन कितने होते हैं टोटल? दो बेस होते हैं सर, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग ये कहता है कि कैश के हिसाब से अकाउंटिंग की जाए, कैश को बेस लेकर के अकाउंटिंग की जाए। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो वही इनकम है, अगर कैश पे हो रहा है तो वही एक्सपेंस है। कोई एक्रूवल का, कोई आउटस्टैंडिंग का, कोई प्रीपेड का चक्कर नहीं। जबकि एक्रूवल बेसिस कहता है कि जब इनकम एक्रू हो रही है, अर्न हो रही है, तभी रिकॉर्ड की जाए, भले पैसे मिले कि नहीं मिले। इसी तरीके से जब एक्सपेंस एक्रू हो रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं, तभी रिकॉर्ड किए जाए, पेमेंट का वेट ना करें। तो एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑप्शन ए कहता है डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं देता है? ये सर एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन चीज को डिटेल में रिकॉर्ड करता है, इसलिए ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बी ऑप्शन आंसर हो गया जी। ऑप्शन नंबर ए क्या लिख लीजिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग पूछा होता क्वेश्चन के अंदर तो ए ऑप्शन टिक करके आता। 36 क्वेश्चन मिसिंग है, उसको स्किप कर दी, 37 पर आ जाएगी सीधा। सर हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं, उसके बाद 2 लेजर्स बनाए हुए हैं, और उस पे बेस 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन 37 और क्वेश्चन 38। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 3 एंट्री और 2 लेजर के बेस पर। एंट्री देखते हैं जी। 2 फरवरी डेट लिखी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट मिसिंग है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट मिसिंग है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट मिसिंग है, टू डैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में कौन से अकाउंट का नाम आएगा ये भी मिसिंग है, और उसका अमाउंट भी मिसिंग है। क्वेश्चन में इतनी हिंट दे रखी है कि भैया जो हमने परचेज जो जीएसटी है उसका रेट 6%। तो अगर हमें परचेज का अमाउंट पता लग जाए तो हम इजीली जीएसटी का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। 5 फरवरी पे आ गए जी हम। गोपाल डेबिट अमाउंट मिसिंग है, टू कैश अकाउंट अमाउंट मिसिंग है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड
अकाउंट, अगेन अमाउंट मिसिंग है। क्वेश्चन में लिखा है हमने पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में। 8 फरवरी पर आ गए जी। इसमें लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट गिवन है 13,440, कितना पैसा रिसीव हुआ है। 2 सेल्स अकाउंट हमने बेचा है, कितने का बेचा है, सेलिंग प्राइस मिसिंग है। 2 आउटपुट IGST मतलब हमने आउटसाइड द स्टेट बेचा है और GST का अमाउंट मिसिंग है, 12% का रेट दे रखा है। आगे नीचे एक लेजर दिया हुआ है जी गोपाल का। गोपाल में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में देखिए 2 फरवरी 2020 बाई परचेजेस, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST और अमाउंट भी वही वाला है। उसको इतना पता लग गया जो पहली एंट्री है उसमें हमने गोपाल से परचेज करा है, जो क्रेडिटर है हमारा वो गोपाल है, तो जो 2 के सामने ब्लैंक है जिसमें C लिखा हुआ है वहां पर गोपाल लिख दीजिए आप, वहां पे गोपाल आएगा। क्योंकि लेजर से हिंट मिल गई कि जो हमने परचेजिंग करी है वो गोपाल से करी। उसके बाद सर जो गोपाल का लेजर है उसमें बाई परचेजेस के सामने 20,000 लिखा है। इसका मतलब सर पता लग गया हमें कि परचेज का अमाउंट 20,000, जो सबसे पहला ब्लैंक है परचेज के सामने डेबिट में जो A लिखा हुआ है वहां पर आएगा 20,000। लिख लीजिए। क्योंकि GST का रेट 6% है तो हम इजीली खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर 20,000 का 6% 1200 रुपए। तो जो B वाला ब्लैंक है जनरल एंट्री में वहां पर आप 1200 रुपए लिख सकते हो। 1200 रुपए आपको टोटल 4 बार लिखना है। 4 बार कैसे लिखना है सर, एक तो पहली एंट्री के अंदर और जो गोपाल का लेजर है उसमें लिखा हुआ है बाई इनपुट CGST, उसके आगे B, तो वहां भी 1200 रुपए आएगा और इनपुट SGST के सामने भी 1200 रुपए आएगा। जनरल एंट्री में भी और लेजर टोटल 4 बार लिखना है आपको 1200 रुपए। जनरल एंट्री में पहली एंट्री में 2 बार, पहली एंट्री में 2 बार लिखोगे 1200 रुपए और पहले लेजर में लिखोगे 1200 रुपए 2 बार। चलिए उसके बाद गोपाल के लेजर से हमें पता लगा कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 400 रुपए है, तो तुरंत जो सेकंड जनरल एंट्री है उसमें डिस्काउंट के सामने लिख दीजिए 400 रुपए। अच्छा फर्स्ट एंट्री में आपको डेबिट साइड के सारे अमाउंट पता लग गया, 20,000 फिर 1200 फिर 1200, तो निकाल दीजिए क्रेडिट साइड का अमाउंट भी, तीनों अमाउंट को ऐड करके 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200, टोटल डेबिट साइड का पता लग गया। वही अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा गोपाल के सामने। कितना अमाउंट आया जी बताएं? 22,400, बिल्कुल सही। तो गोपाल जितने से क्रेडिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट होगा सेकंड एंट्री में। तो सेकंड एंट्री में भी गोपाल के सामने जो D लिखा हुआ है ब्लैंक उसमें लिख दीजिए 22,400 रुपए। अगर 22,400 रुपए देने थे और 400 रुपए का डिस्काउंट है तो एक्चुअल पैसे कितने दिए होंगे? 22,000। तो लिख दीजिए जनरल एंट्री में 2 कैश के सामने 22,000। ये 22,000 आपको एक जगह और लिखना है, कहाँ लिखना है? जो गोपाल का लेजर है उसमें 2 कैश के सामने, गोपाल के लेजर में 2 कैश के सामने 22,000। 22,000 में 3 0 देना लग। बढ़े जी आगे। उसके नीचे सर कैश का लेजर दिया हुआ। कैश के लेजर में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई गोपाल, इसमें डेट गलत है, डेट ठीक कर लीजिए, 5 फरवरी आएगा। क्वेश्चन में डेट गलत है। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है बाई गोपाल वहां पर आएगा 5 फरवरी। अमाउंट कितना है कि आप लोगों को पता है कितने पैसे दिए हमने? 22,000। लिख दीजिए 22,000। ई पॉइंट लिखा हुआ है, ई ब्लैंक 22,000। अभी जो जी और एच वाला अमाउंट है सेल्स और आउटपुट IGST वाला, इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट है, ट्राई करें।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ छोटा सा कैलकुलेशन। मान लीजिए मोबाइल है 10,000 रुपये का और जीएसटी मान लेते हैं उस पर 10% है 1,000 रुपये। तो कस्टमर को जो है ये मोबाइल 11,000 रुपये का पड़ा। ठीक, और मैं ये वाला अमाउंट अगर मिसिंग कर देता हूँ तो आप निकाल सकते हैं कि सर टोटल 11,000 रुपये देने हैं, 1,000 रुपये जीएसटी के हैं, तो इसका मतलब मोबाइल बिफोर जीएसटी 10,000 का होगा। अगर मैं इसमें जीएसटी का अमाउंट मिसिंग कर देता हूँ तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं कि सर 10,000 रुपये का मोबाइल है बिफोर जीएसटी, 11,000 रुपये का मोबाइल है आफ्टर जीएसटी, तो 1,000 रुपये जीएसटी होगा। अगर मैं इसमें परसेंटेज मिसिंग कर देता हूँ कि जीएसटी कितना परसेंट है ये बता, तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं कि सर 10,000 रुपये पे 1,000 रुपये जीएसटी आ रहा है, तो 1,000 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% हो गया जी। उसका मतलब जीएसटी 10%। चैलेंज यहाँ आ जाता है सर कि दो अमाउंट मिसिंग हो गए। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये कि मोबाइल कितने का है ये नहीं बताया, जीएसटी कितने रुपए है ये भी नहीं बताया, जीएसटी कितना परसेंट है ये बता रखा है, और टोटल अमाउंट कितना आया जीएसटी मिला करके ये भी बता रखा है। आप थोड़ा सा आपको लगा हो भी, आप ट्राई करना चाहें दोबारा ट्राई करें तो मैं बताता हूँ। मोबाइल मान लीजिए 100 रुपये का है तो उस पर जीएसटी 10 रुपये, तो मतलब आफ्टर जीएसटी ये 110 का हो गया। 11,000 रुपये अगर 110 है तो 100 कितना, इससे मोबाइल की कॉस्ट आ जाएगी बिफोर जीएसटी। अगर 11,000 रुपये 110 है तो 10 कितना, इससे जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। दोबारा देखें कि सर ये जो 11,000 रुपये है ये 110% है, मोबाइल 100%, उस पर 10% जीएसटी, मतलब ये जो है ये 110% है। अब इसको मैं 110% से डिवाइड कर देता हूँ और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे मोबाइल की कॉस्ट चाहिए 100 से मल्टीप्लाई, मुझे जीएसटी का अमाउंट चाहिए 10 से मल्टीप्लाई। अब आप ट्राई करें इससे हिंट लेकर के जीएसटी का क्वेश्चन। कोशिश मेरी है कि आप लोगों से ही करवाना है। सेल का अमाउंट कितना है जी नहीं पता, जीएसटी 12% कितना है नहीं पता, लेकिन टोटल हमें पता है 13,440। आगे जी मान लीजिए ये 100 रुपये है तो ये 12 रुपये है, तो ये 112 रुपये जो है उससे डिवाइड कीजिए और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इससे आपको सेल्स का अमाउंट मिलेगा और इससे आपको जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। इसमें ऐसी ट्रिक लगानी थी, ऐसा क्वेश्चन किसी और पेपर में भी आया हुआ है और स्कूल में।
बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करें डिवाइड करने में, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश किया करें। सर आ गया। देखने में बड़ा लगता है लेकिन जल्दी हो जाता। एक 112 इंटू 12 सर आ गया। ठीक, ये 12,000 आया और ये कितना आया? 1440 रुपये। तो लिख लीजिए जो 8 फरवरी की जर्नल एंट्री है उसमें टू सेल्स के सामने जो जी वाला ब्लैंक है उसके अंदर 12,000 और जो आउटपुट IGST में एच वाला ब्लैंक है उसमें 1440। ये बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे ऐसे जो अलग अलग थे, जैसे कि 20,000 या कुछ और अमाउंट। ध्यान रखिए डेबिट क्रेडिट का अमाउंट तो मैच करना ही चाहिए, ऐसा ही ऑप्शन दें। और ये जी और एच दोबारा भी है कैश अकाउंट में। जो कैश अकाउंट का लेजर बना हुआ है उसके डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू सेल्स, उसके आगे जी वाला ब्लैंक है। इसमें भी यही अमाउंट आएगा 12,000 और आउटपुट IGST में एच वाला ब्लैंक है, इसके अंदर अमाउंट आएगा 1440। ये ना सोचें कि सर कैश अकाउंट का डेबिट कार्ड इक्वल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ 2 एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग दे रखी है, कंप्लीट कैश बुक नहीं दे रखी है हमें। ये कंप्लीट कैश अकाउंट नहीं दे रखा पूरे मंथ का या पूरे ईयर का, कि जो बैलेंस आए और मैच करे, जरूरी ही नहीं। गोपाल अकाउंट जो है उसका डेबिट कार्ड इक्वल आ रहा है, वो इसलिए इक्वल आ रहा है क्योंकि जब हमने सामान खरीदा तो हमने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी, हैंड टू 3 दिन बाद पेमेंट कर दी और हिसाब साफ हो गया, इसलिए उसका बैलेंस 0 आ रहा है। हो सकता है एग्जाम में इसका भी बैलेंस 0 ना है ना, हमने हाफ पेमेंट करी है तो बैलेंस बच जाएगा, या पेमेंट नहीं करी है तो बैलेंस बच जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 37 क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी ABCD इन 4 अल्फाबेट में अमाउंट कौन सा आएगा? तो हम लिख चुके हैं जी ऑलरेडी। ए में हमने लिखा था 20,000 और बी में लिखा था 1200 और सी में लिखा था गोपाल और डी में लिखा था 22,400। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है जी? पहला ऑप्शन सही आ रहा है 37 में। ए 20,000, बी 1200, सी गोपाल और डी 22,400। 38 में जी EFGH इन 4 अल्फाबेट वाला अमाउंट ढूंढ के बताना है। सी ऑप्शन आ रहा है। ई में हमने 5 फरवरी में लिखा था टू कैश के सामने 22,000, एफ में डिस्काउंट के सामने 400, जी में जो अभी सेल्स वाला अमाउंट निकाला है 12,000 और एच में जो GST वाला अमाउंट निकाला है 1440 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। चलिए जितना करते हैं आज यहाँ तक रिवाइज करके आए और जनरल एंट्री चैप्टर में GST वाले एंट्री सारी रिवाइज करके आएंगे अच्छे से।